हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज अपग्रेडर पर। दोस्तों, आप सभी डिमांड कर रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस कराइए। तो दोस्तों, आज हम आपकी इच्छा पूरी करने जा रहे हैं और आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पहली क्लास प्रीवियस ईयर के पेपर्स की। इसमें दोस्तों आपको क्या कराया जाएगा, आपको जितने भी सीटेट के पेपर अभी तक हो चुके हैं, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं, उनको कवर किया जाएगा। और आपके जितने भी MP टेट, UP टेट, इवन रीट, H टेट, जितने भी तरह के स्टेट टेट होते हैं उनके क्वेश्चंस को भी कवर किया जाएगा, क्योंकि ये जो हमारी प्रीवियस ईयर के पेपर की सीरीज होगी ये चलती ही रहेगी। आपके सिलेक्शन होते रहेंगे और ये चलती रहेगी और दूसरे लोग भी सिलेक्शन लेते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स की क्या इंपॉर्टेंस है टीचिंग एग्जाम्स के लिए, सीटेट के लिए, UP टेट के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास का फर्स्ट क्लास क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस स्टेज में है। तो पियाजे जी ने दोस्तों जो अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं अपने सिद्धांत में कि बच्चे का जो विकास होता है वो इन 4 अवस्थाओं से होकर होता है। जिसमें दोस्तों इन्होंने सबसे पहली जो अवस्था बताई थी वो बताई थी संवेदी गतिक। ये होती है 0 से 2 वर्ष के लिए। फिर अब जो अवस्था होगी वो 2 से आगे बढ़ेगी। तो दूसरी जो है प्री ऑपरेशनल मतलब पूर्व संक्रियात्मक, ये होती है 2 से 7। फिर जो तीसरी आती है दोस्तों कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक बोलते हैं, ये होती है 7 से 11, कहीं कहीं आपको 7 से 12 मिल जाएगी। लास्ट जो होती है फोर्थ जो होती है वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक, जिसको हम बोल देते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये होती है दोस्तों 11 से 15, या फिर आपको ये मिल जाता है कि 15 से भी ज़्यादा चलती है, किसी किसी बुक में ऐसा मिलता है। पर आपको जो भी ऑप्शन में दिख जाए, जैसे आपको अगर 11 से 15 ऑप्शन में दिख रहा है तो आप वो करें, या आपको दिख रहा है कि 11 से ऊपर तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। तो अपना दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2 से 7 वर्ष के बीच की बात। तो 2 से 7 वर्ष वाली क्या हो जाएगी दोस्तों, अपनी दूसरी स्टेज, जो कि पूर्व संक्रियात्मक है। आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर लग रहा था, आप कौन सा टिक करके आते, सभी क्वेश्चन के आपको जवाब कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, फिर बताने हैं कि आपके 10 में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। ये जो हमको कथन दिया गया है कि किस प्रकार से सीखते हैं, इससे रिलेटेड कौन सी बात नेगेटिव है। हमसे दोस्तों नेगेटिव जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हमें ऑप्शन भी नेगेटिव देखना पड़ता है। ये रूल होता है, एक ट्रिक होती है सॉल्व करने की क्वेश्चंस को। अगर आपको नेगेटिव दिख रहा है तो आपको नेगेटिव ढूंढना है, आपको 90% आपका आंसर मिल जाएगा बिल्कुल देखते ही। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, जब तक बच्चा संज्ञानात्मक रूप से तैयार नहीं होगा तब तक नहीं सीखेगा। दूसरा है अपना, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। तो ये भी पूरी तरह सच है, क्योंकि हर बच्चा दोस्तों अलग होता है, हर बच्चे की समझने की क्षमता अलग होती है, हर बच्चा यूनिक माना गया है बाल विकास में। तो अपना क्या हो जाएगा, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, ये तो सही है, लेकिन हमें ढूंढना है नेगेटिव। तीसरा है, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित नहीं होंगे तब तक वो नहीं सीखेंगे। आप भी ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप स्वाभाविक रूप से प्रेरित हैं तभी देख रहे हैं। आपका लगता है कि हमें भी टीचर बनना है, तभी हमारी ज़िंदगी सफल होगी, हमारा लाइफ का जो एम है वो टीचर बनना है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये सब तीसरे ऑप्शन से ही मिलता जुलता है। लास्ट जो है दोस्तों, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो यहाँ आपको देखिए केवल जो शब्द है वो नेगेटिव मिल गया है, और हमने जो बताया है कि आपको नेगेटिव ढूंढना है, तो आपका समझ लीजिए आंसर यही है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं ये क्यों है। तो देखिए बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे सिर्फ कक्षा में नहीं सीखते हैं। जब वो स्कूल नहीं जाते हैं, जब उनकी स्कूलिंग स्टार्ट नहीं होती है, उससे पहले बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं, अपने रिलेशन वालों से, अपने आस पड़ोस से, अपने समाज से। तो सिर्फ कक्षा से नहीं सीखते हैं बच्चे, इसीलिए गलत हो जाएगा, और गलत है तो अपना आंसर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई दर्शाता है तो ये संकेत देता है कि बच्चा किसका लक्षण प्रदर्शित कर रहा है।
तो हमें ये बताना है अगर वो भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही बच्चे को, तो वो किस चीज़ का लक्षण दर्शा रहा है। क्या वो लेखन अक्षमता का, डिस्ग्राफिया का। तो देखिए लिखने से रिलेटेड थोड़ी उसे कठिनाई हो रही है, उसको पढ़ने और समझने में। दूसरा दिया गया है कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। ये जो दोस्तों होता है डिसकैलकुलिया, ये मैथ से होता है, मतलब जिसमें गणित को समझने में बच्चे को गणना करने में प्रॉब्लम होती है। आप इसको याद भी रख सकते हैं, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, ये ट्रिक है इसकी। नेक्स्ट है गति समन्वय अक्षमता या फिर डिस्ट्रैक्सिया, तो ये नहीं होगा। अपना जो दोस्तों सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है डिसलेक्सिया। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको 99% में कह सकता हूँ आपके हर एग्जाम में मिलेगा। अगला आपका जो भी एग्जाम होगा, बस भाषा चेंज हो जाती है हर क्वेश्चन की, लेकिन जो आंसर होता है अपना वो होता है डिसलेक्सिया। तो देखिए पठन अक्षमता, पढ़ने से रिलेटेड बच्चे को दिक्कत हो रही है ना, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पठन अक्षमता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा क्या होता है, जो बच्चे का कॉन्सेप्ट होता है, जो अपने माइंड में वो कॉन्सेप्ट बैठा लेते हैं, वो कहलाता है स्कीमा। तो नई जानकारी को अगर आप शामिल कर रहे हैं, वर्तमान जो आपके अंदर थॉट बना हुआ है, जो आपकी अवधारणा बनी हुई है, उसमें एक नई जानकारी आपने शामिल की, तो उस बदलाव की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। क्या आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता, अनुकूलन। तो अपना दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आत्मसातकरण। इसको प्याजे जी ने बताया है और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं असिमिलेशन। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक जो है वो कैसा है। इसमें क्या कहा गया है कि एक शिक्षक है वो क्या करता है, ये सोचता है कि लड़के जो होते हैं भाई वो लड़कियों से बहुत अच्छे होते हैं, लड़कियां तो बिल्कुल ऐसी ही होती हैं गणित में, और लड़के बड़े होशियार होते हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये हमें बाल विकास की नज़रों से बताना है। तो देखिए ऑप्शन है अपना लिंग जेंडर पक्षपाती है क्या वो टीचर, या फिर शिक्षापरक बात कर रहा है, या सही दृष्टिकोण दर्शा रहा है, या फिर नीति परक बात कर रहा है। तो आप सबको पता होगा और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा लिंग जेंडर पक्षपाती। देखिए जब भी भेदभाव की बात हो जाए, क्योंकि लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं होता है, आपको किसी को भी बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखा सकते कि लड़के अच्छे होते हैं या लड़कियां, सब बराबर हैं। तो अपना दोस्तों जब भी भेदभाव से रिलेटेड बात की जाए तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, लिंग जेंडर पक्षपाती। मतलब वो टीचर जो है ना, अध्यापक, वो भी लड़का ही होगा, मेल होगा, इसीलिए वो पक्षपात कर रहा है, लड़कों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, वो बायस्ड है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, लिंग जेंडर पक्षपाती। आशा है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसको 90% स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है और मुझे विश्वास है कि आप अब आने वाले एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। तो अपना दोस्तों क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ें आप। समावेशी शिक्षा जो होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये मानती है कि हमें किसके अनुरूप बदलना है, किसके अकॉर्डिंग बदलना है। क्या हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना है, या परिवेश को परिवार के अकॉर्डिंग, या बच्चे को वातावरण के अकॉर्डिंग, या फिर बच्चे को व्यवस्था के अनुसार बदलना है। तो देखिए आपको दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल हटा ही देना चाहिए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे की बात ही नहीं है ज़्यादा, यहाँ परिवेश से जुड़ी कोई बात नहीं है। अपने जो दोस्तों आंसर में कन्फ्यूजन होती है लोगों को, वो होती है पहले ऑप्शन में और लास्ट वाले ऑप्शन में। सबको लगता है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे को व्यवस्था के अनुसार बदलना चाहिए। तो दोस्तों ये पूरी तरह गलत बात होती है। समावेशी शिक्षा ये मानती है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देती है। समावेशी शिक्षा वो ये मानती है कि बच्चे के अनुसार व्यवस्था बदलनी चाहिए, बच्चे को व्यवस्था के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। तो अपना सही दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा कि व्यवस्था बदली जाए बच्चे के अनुसार। बच्चे को अगर एक मेथड से समझ नहीं आ रहा है तो उसको टीचर को दूसरे दिन दूसरी मेथड से समझाना चाहिए, लेकिन जब तक बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तब तक उसे प्रयास किया जाना चाहिए। हर टीचर को प्रयास करना चाहिए। मतलब टीचर जो है वो व्यवस्था से ही जुड़ा एक हिस्सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना है, ना कि बच्चे को व्यवस्था के अनुसार। तो अपना सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने और लिखने में समस्या दर्शाते हैं, वो किस चीज़ से ग्रस्त होते हैं या फिर किस चीज़ का लक्षण प्रदर्शित करते हैं।
तो अभी हमने डिसलेक्सिया वाला पढ़ा था पहले। अब दोस्तों आ गया है कि भाषा को पढ़ने में नहीं, बोलने, सुनने और लिखने में। तो बोलने से रिलेटेड बात आ गई है, तो आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो होता है वो भाषा से रिलेटेड ही ये एक अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं भाषा बोलने, सुनने, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो किससे ग्रस्त होते हैं? डिस्फेजिया से। डिस्प्रैक्सिया में दोस्तों क्या होता है कि बच्चे के लिखने में उसको प्रॉब्लम होती है, मतलब हाथ अच्छे से नहीं चलते हैं, तो ये बिल्कुल अलग स्टेज हो जाती है। डिसलेक्सिया आपको पता ही है, पठन अक्षमता। और हमने जो डिसकैलकुलिया आपको बताया, ये किससे रिलेटेड बताया है? गणित से, मतलब गणना करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, तो वो किससे पीड़ित है? डिसकैलकुलिया से। नेक्स्ट है अपना, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो देखिए आजकल कैसी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा पर। मतलब बच्चे जो होंगे वो केंद्र होंगे शिक्षा के, बच्चा जैसा चाहेगा उसको वैसे समझाया जाएगा। तो अपना पहला ऑप्शन है बालक की सर्वांगीण विकास पर जोर देना। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये पूरी तरह सच है, क्योंकि आप जो बाल विकास पढ़ रहे हैं टीचर बनने से पहले, तो इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है आपको। सीटेट में जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम हैं उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी को क्यों रखा गया है? इसलिए ताकि आप मनोविज्ञान का पहले से अध्ययन करके जाएं, और फिर जब आप टीचर बनेंगे तो आप हर बच्चे के हाव भाव समझ पाएँ, उसकी फीलिंग समझ पाएँ कि बच्चा क्या चाहता है, कैसे समझेगा वो। तो ये तो पूरी तरह सही हो जाएगा। अपना तीसरा है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में ये नहीं बोला गया है कि आपको सिर्फ तथ्यात्मक ज्ञान पर जोर देना है, मतलब थ्योरी पढ़ाते रहो, बुकिश नॉलेज नहीं कराना है हमें ज़्यादा। हमें बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ाना है, उनको रियलिटी से बिल्कुल रूबरू कराना है। तो अपना जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। और आपको एक जो हमने तरीका बताया कि आपको नेगेटिव ढूंढना है, तो देखिए नहीं पूछा गया ना, तो अपना केवल देखिए यहाँ भी मिल गया। केवल जो शब्द है दोस्तों वो ओनली, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओनली, और ओनली जो है दोस्तों ये नेगेटिव वर्ड है। लास्ट जो ऑप्शन है इसको देखते हैं, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। ये सही है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है अपना 9 नंबर का, निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा दी है? तो किसने दी है दोस्तों? कोहलबर्ग ने, या पियाजे ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने? तो दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया है वो कोहलबर्ग ने दिया है, और इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। उनमें क्या किया है कि हर अवस्था में इन्होंने 2-2 चरण बताए। तो आप कोहलबर्ग के सिद्धांत का एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको 1-2 दिन के अंदर ही वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन 10th नंबर का, अनुकरण और दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति किस अवस्था की ओर संकेत करती है? मतलब अनुकरण और दोहराने की जो तीव्र प्रवृत्ति का लक्षण जो होता है वो किस अवस्था में ज़्यादा होता है? क्या शैशवावस्था, या फिर बाल्यावस्था, या फिर किशोरावस्था, या फिर वृद्धावस्था? इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में देना है। हमारा जो भी लास्ट क्वेश्चन रहा करेगा उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा, और आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताया जाया करेगा, और आपको पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगा। अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा तो आपको पूरा रीजन बताया जाएगा कि इसका आंसर ये क्यों है, जैसे हम हर क्वेश्चन का रीजन बताते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लर्निंग विथ नॉलेज अपग्रेडर। आपको दोस्तों आशा है कि अच्छी लगी होगी ये क्लास। बहुत ही डिफरेंट तरीके से हमने कंटेंट तैयार किया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराए हैं। तो अगर आपको एक क्लास पसंद आ रही है, देखिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका अगर मन है, आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है कि नॉलेज अपग्रेडर से मिल रहा है, आपका नॉलेज अपग्रेड हो रहा है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दें, ताकि हमारा अगला वीडियो जो भी आए आपको तुरंत मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।